चलिए जी, तो अगली टाइप के सबसे पहले हम लोग कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। क्वेश्चंस पे नज़र डालिए और मुझे बताइए कि इनके अंदर क्या मिस्टेक है। और जो टाइप अब हम पढ़ने वाले हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है, लेंदी भी है, इसके अंदर टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो आराम आराम से बेस बनाते हुए पहले चीज़ें समझते चलेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए, आई होप वीडियो पॉज करके आपने क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की होगी। मिस्टेक मैं नहीं बता रहा हूँ, आप खुद ही बताइएगा, एक बार पहले कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बचपन में हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ा होगा, रहा है, रहे हैं, रही है, माली पौधों को पानी दे रहा है ना, रमेश दिल्ली जा रहा है। खैर, तो आज ये समझने की कोशिश करते हैं, वैसे नहीं पढ़ना है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी ये स्ट्रक्चर होता है। अगर सब्जेक्ट आई है तो एम आता है, वर्ब ही शी इट है तो इज आता है, यू वी दे है तो आर आता है। बेसिक सी बात है, आई के लिए एम, ही शी इट के लिए इज, यू वी दे के लिए आर। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अब इस स्ट्रक्चर का यूज कहाँ होता है? बिल्कुल बेसिक यूज है ऐसे एक्शंस जो कि अभी कंटिन्यू है मूवमेंट में, जो इस क्षण में जारी हैं, जो इस क्षण में चल रहे हैं, ऐसे एक्शंस में हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। जैसे ये एक्शन अभी चल रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, हम सब पढ़ रहे हैं, लड़के बाहर जो हैं हॉकी खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो एक्शन अभी मूवमेंट में अगर कंटिन्यू है तो उसके अंदर इज एम आर के साथ आई एन जी लगाते हैं। तो अगर आप देखेंगे इज एम आर के साथ आई एन जी, इज एम आर के साथ आई एन जी, इज एम आर के साथ आई एन जी वाली फॉर्म आई हुई है। ये बहुत बेसिक सी बात है, ठीक है। तो जो इस क्षण में जारी हो, अब जब आपने ये बात सीख लिया तो आप इसके ऊपर एक बार नजर डालेंगे। जब हम वर्ब की बात करते हैं तो आपको ध्यान आ रहा है वर्ब की दो कैटेगरीज होती हैं, एक स्टेट बताने वाला शब्द होता है और एक्शन बताने, मतलब वर्ब जो है स्टेट भी बताता है और एक्शन भी बताता है। यहाँ पे दो खास बातें आपको सीखनी ये जरूरी है कि जब भी वर्ब एक्शन बताता है तो कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी होती है। जब भी वर्ब एक्शन बताता है तो कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी होती है, और जब भी वर्ब स्टेट बताता है तो वो इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। उस टाइम पे कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये दोनों जो वर्ब हैं ये मेन वर्ब हैं और एक्शन बता रही हैं कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, खेल रहा हूँ, या आप बल्ला घुमा रहे होंगे, कैच कर रहे होंगे, फील्डिंग कर रहे होंगे, मतलब एक्शन हो रहा है, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पे जो वर्ब प्लेइंग लिखी हुई है वो एक्शन बता रही है। दे आर गोइंग टू मनाली, तो जा रहे हैं, एक्शन हो रहा है भाई, तो ये भी क्या बता रही है? एक्शन बता रही है। तो ध्यान रखिएगा जब भी वर्ब एक्शन बताती है तो उसके अंदर हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज कर सकते हैं। I am playing cricket, they are going to Manali, she is dancing, I am writing, they are walking। तो एक्शन बताने वाली जब वर्ब होती है तो हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं और तब हम कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट अब आप यहाँ पे आएंगे, मैंने कहा शी इज ऑनिंग अ स्कूटी। अगर बचपन के अकॉर्डिंग चलेंगे, जैसे बचपन में पढ़ा है कि इज एम आर के साथ आई एन जी आए तो उसका मतलब होता है रहा है, रही है, तो इसका मीनिंग तो ये निकल के आएगा कि उसके पास एक स्कूटी हो रही है, जबकि ये कोई बात थोड़ी बनी। स्कूटी कोई ऐसी चीज़ थोड़ी कि हो रही है, या कोई एक्शन थोड़ी बताना है, सिंपल बोलना था उसके पास एक स्कूटी है। तो कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही थी, इंफॉर्मेशन कन्वे करनी थी यहाँ पे। सिमिलरली ही इज नोइंग मी, वो मुझे जान रहा है। ऐसा क्या भाई तुझ में तुझे जान रहा है? वो तुझे जानता है, आइदर ही नोज यू और ही डजंट नो यू। तो जान रहा है एक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पे, दोनों जगहों पे वर्ब तो लिखी हुई है बट यहाँ पे ये स्टेट वर्ब्स हैं। और स्टेट वर्ब की सबसे खास बात यह है कि उसके अंदर हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज नहीं करते हैं, या किसी भी तरीके का कॉन्टिन्यूस टेंस यूज नहीं होता। आप ये समझ लीजिए कॉन्टिन्यूस टेंस यूज नहीं होता है, वहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं जब भी वर्ब स्टेट बता रही होती है। तो ओनिंग गलत है, इज गलत, शी सिंगुलर है तो फिर वर्ब को भी सिंगुलर करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, शी ओन्स अ स्कूटी। सिमिलरली इज नहीं आएगा, आई एन जी नहीं आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाना है तो ही नोज मी, वो मुझे जानता है, ठीक है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर ये बात तो समझ में आ गई कि जब भी वर्ब स्टेट बताती है तो वो इन्फॉर्मेशन कन्वे करती है, उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है, बट हम पहचानेंगे कैसे कि सेंटेंस में स्टेट वर्ब है कि नहीं है? क्या बोल बोल के देखेंगे कि शी इज ओनिंग अ स्कूटी, उसके पास एक स्कूटी हो रही है, ये गलत है, उसके पास एक स्कूटी है, ये सही है? ऐसे बोल बोल के देखेंगे, हिंदी निकाल निकाल के देखेंगे? अभी तो सेंटेंस छोटा है फिर भी हिंदी निकल जाएगी, समझ में आ जाएगा, लेकिन बड़े सेंटेंस आ गए तो हम कंफ्यूज ही हो जाएंगे। तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, हिंदी से निकाल निकाल के नहीं करना है आपने। तो फिर कैसे करना है? अभी मैं तरीका बताता हूं कैसे करना है, बट एक दो सेंटेंस पहले और देखो स्टेट वर्ब के, एक दो सेंटेंस और देखेंगे।
कहाँ लिखा जाए, यहाँ लिख दिया जाए, चलो यहाँ लिख दिया जाए एक बार। मैंने कहा कि आई एम लाइकिंग यू, आई एम लाइकिंग यू, मैं तुम्हें पसंद कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, या तो करता हूँ या तो नहीं करता। स्टेट वर्ब है, फिर से एम नहीं आएगा, आई एन जी नहीं आएगा, आई एम और वॉज के साथ बस सिंगुलर होता है, एम तो काटा मार दिया, तो आई प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब आएगी आई लाइक यू। सिमिलरली आपने सुना होगा हम लोग बोलते हैं आई एम लविंग यू, बोलते हैं ऐसा आई एम लविंग यू, तो ये गलत होता है कि मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ, है ये कौन सा प्यार है भाई, हमें भी सिखाओ, हमें भी करना है भाई, हम क्यों दूर रहें। आई एम लविंग यू गलत है, क्योंकि लव एक स्टेट वर्ब होता है, तो एम नहीं आएगा, आई एन जी नहीं आएगा, आई प्लूरल है तो आई लव यू बोलते हैं हम लोग। ऐसी शी इज हेटिंग मी गलत है, शी हेट्स मी होता है, ना कि हेटिंग मी, ठीक है। तो स्टेट वर्ब जो होती है उनके अंदर हम कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज नहीं करते, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। अब आप ये तो नहीं सोच रहे सर आई एम लविंग इट तो होता है, मैकडोनल्ड्स की जो टैगलाइन है आई एम लविंग इट, पहली बात तो वो लविंग नहीं बोलते, लविन बोलते हैं, है ना, वो एक ही चीज है। जैसे गोइंग कुछ लोग नहीं बोलते, गोइन बोलते हैं। एक फ्रेंड्स टीवी सीरीज है बहुत पुरानी, है ना, और उसमें भी आपने एक जोई का कैरेक्टर कभी देखा हो तो बोलता है हाउ यू डूइन, डूइन वो डूइंग होता है, वो डूइन बोलता है। कुछ लोग कूल बनने के लिए थोड़ा सा आखिरी के अक्षर खा जाते हैं, ठीक है। तो आई एम लविंग इट, वो लविंग ही है, तो वहां पे लविंग सही कैसे है, वहां पे भी गलत है भाई। वो जानबूझ के टैगलाइन ऐसी बनाई हुई है ताकि आप लोग अट्रैक्ट हो जाएं, और मतलब गलत चीज लिखी हुई है ताकि ये मार्केटिंग गिमिक होती है ताकि लोगों का ध्यान जाए इस लाइन की तरफ है। ये कैसा शब्द है आई एम लविंग इट, जबकि लविंग को हम स्टेट वर्ब में यूज नहीं कर सकते, स्टेट वर्ब की तरह से यूज नहीं। वैसे लविंग यूज हो सकता है, मैंने कहा कि लविंग बॉय, या फिर कुछ भी कह लो आप, लविंग जेस्टर, लविंग बॉय बोल देता हूँ, लविंग बॉय, यहां पे लविंग आ सकता है क्योंकि ए आर्टिकल बॉय के लिए ये नाउन है और ये नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है, यहां पे तो आ सकता है। लेकिन लव को हम वर्ब की तरीके से यूज नहीं कर सकते कॉन्टिन्यूस टेंस लगा के। यहां पे देखो इजएमआर और आईएनजी है, तो लव में कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आ सकता, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो स्टेट वर्ब है। तो जब वर्ब की तरीके से वो यूज हो तो उसमें कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आ सकता, वह वर्ब थोड़ी है भाई, आ सकता है। तो वो आई एम लविंग इट में एम भी है ना, एम लविंग इट, तो वो गलत है। बट अब मार्केटिंग गिमिक है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, इतनी बढ़िया अंग्रेजी होती तो बर्गर बेच रहे होते हुए हैं। खैर मजाक कर रहा हूँ भाई, बहुत ही बढ़िया वहाँ के यार एक से एक एग्जीक्यूटिव बैठे हैं। चलो अब मुद्दे की बात पे आते हैं। तो सर हम कैसे पहचानेंगे लिखी एक्सक्यूज मी, हम कैसे पहचानेंगे जो लिखी हुई वर्ब है वो स्टेट वर्ब है कि नहीं है। तो आपको स्टेट वर्ब्स याद करनी पड़ेंगी, ये सारी की सारी स्टेट वर्ब्स हैं, इनको याद करो, और सेंटेंस में कभी भी आपको दिख जाए तो समझ जाना कि वहाँ इंफॉर्मेशन कन्वे करने की बात हो रही है और वहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस या किसी भी तरीके का कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आएगा। जब ये वर्ब की तरीके से यूज हुई है, बात ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। आप एक बार सब पे नज़र डालो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब जब कभी भी ये सारे शब्द आपको वर्ब की तरीके से यूज होते हुए दिखाई दें, ये सब स्टेट वर्ब होती है, इनमें किसी में भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। बट आपको दिख रहा होगा मैंने दो कैटेगरीज बनाई हुई है, एक एक्सेप्शन की भी तो कैटेगरी है, तो कुछ तो यहाँ पे झोल होगा बिल्कुल, तो ध्यान से समझना। वैसे तो यहां से लेकर यहां तक सारी की सारी स्टेट वर्ब्स हैं, किसी में भी कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आता, सब में सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है। बट ये जो नीचे वाली वर्ब्स लिखी पड़ी हैं एक्सेप्शंस में, इनमें कभी कभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भी आ जाता है। अब आप बोलोगे सर अभी तो आप कह रहे हो कि ये सारी की सारी स्टेट वर्ब्स हैं, इनमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आता, सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है। अब आप कह रहे हो इनमें कभी कभी आ जाता है, बट एक कंडीशन पे आता है। नीचे वाली वर्ब के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भी कभी कभी आ सकता है, बट कंडीशन ये है कि जो इनका रियल मीनिंग होगा वो मीनिंग ना रह के मीनिंग ही बदल जाएगा। दोबारा सुनेंगे, किसी में भी कॉन्टिन्यूस टेंस वैसे नहीं आएगा, सारी की सारी स्टेट वर्ब्स हैं, बट नीचे वालों में कभी कभी आ सकता है, बट जब भी आएगा तो उस टाइम पे जो इनका रियल मीनिंग होगा वो मीनिंग ना रह के मीनिंग ही बदल जाएगा। वो कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे। बट इनके साथ तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता किसी भी कंडीशन में। ऊपर वाली जो वर्ब्स हैं इनमें किसी भी कंडीशन में आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं लगा सकते। जैसे अगर मैं बोलूं कि ही इज बिलीविंग इन गॉड, गलत है, ही बिलीव्स इन गॉड।
दिस क्लास इज कंसिस्टिंग ऑफ 100 स्टूडेंट्स, गलत है, दिस क्लास कंसिस्ट ऑफ 100 स्टूडेंट्स। आई एम एग्रीइंग विद यू, गलत है, आई एग्री विद यू। आप कोई भी शब्द, दिस थिंग इज बिलोंगिंग टू मी, दिस थिंग बिलोंग्स टू मी, कोई भी शब्द आप उठा लो, अगर आपने इन्हें वर्ब की तरीके से यूज किया, ये भी ध्यान रखिएगा, तो इनमें कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आएगा। बट इनमें कभी कभी आ भी, इनमें भी नहीं आएगा वैसे कॉन्टिन्यूस टेंस, बट कभी कभी आ सकता है। बट कंडीशन क्या है कि मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो ये तो सारी आपको क्लियर ही है। तो चलो इनको सीखते हैं, फिर वन बाय वन सबके एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि सबसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिले। तो हम शुरुआत करते हैं सी से, आराम आराम से समझिएगा। क्या सी एक स्टेट वर्ब है? सबसे पहला सवाल। हाँ जी। क्या स्टेट वर्ब में कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आता? हाँ जी। सी का रियल मीनिंग क्या होता है? देखना, प्रिसीव विद आइज। ये बात हम सबको पता है, सी एक स्टेट वर्ब है। बट सी क्या एक्सेप्शन की लिस्ट में थी? क्या इसमें कभी कभी कॉन्टिन्यूस टेंस आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, बट कंडीशन चेंज होगी। बिल्कुल, उस केस में सी का मतलब फिर देखना नहीं होगा, सी का मतलब मिलना होता है जब उसमें कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वो आता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। माई फादर इज सीइंग दैट यू आर नॉट डूइंग दी वर्क प्रॉपरली। मेरे पिताजी देख रहे हैं कि तुम अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हो। यहाँ देखने की बात हो रही है कि मिलने की? यहाँ सेंस किसका देना है हमें? चलो देखने का सेंस कि मेरे पिताजी को दिख रहा है सब सही से काम नहीं करो, सब देख रहे हैं, हम सब पता लग रहा है। यहाँ देखने की बात हो रही है। तो अगर देखने की बात हो रही है, देखने में तो सी स्टेट वर्ब होता है, उसमें तो कॉन्टिन्यूस टेंस आता ही नहीं है, सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है। तो भले आपको हिंदी निकालने पे जच रहा हो, बट हिंदी नहीं निकालनी, ग्रामेटिकली चलना आपको। इज गलत है, आईएनजी गलत है, सीज आएगा। ही इज सीइंग मी कमिंग टुवर्ड्स हिम, ही इज सीइंग मी, वो मुझे अपनी तरफ आते हुए देख रहा है, देख रहा है। फिर से देखने का सेंस देना, तो देखने के सेंस में कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आता, सी के साथ सिंपल प्रेजेंट आएगा। ही सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर कर दी। बट आई एम सीइंग द चीफ मिनिस्टर टुमारो, मैं चीफ मिनिस्टर को कल देख रहा हूं। हाँ, मामा का लड़का है वो देख रहा है, या रिश्ता लेके आए हुए हैं वो। देखने का क्या मतलब? मिलने की बात हो रही है यहाँ पे। तो जब मिलने की बात होती है तो एम और सीइंग का यूज कर सकते हैं, सी का यूज हम कॉन्टिन्यूस टेंस में कर सकते हैं। वहां पे उसका मीनिंग ही चेंज हो गया है भाई, अब देखने की बात ही नहीं हो रही। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो अगला जानने से पहले एक क्वेश्चन देखेंगे। हाँ भाई, देखने की बात हो रही है कि मिलने की? तो आप बोलोगे देखने की बात हो रही है कि पुलिस को देखते ही चोर भाग गया। तो जब देखने की बात होती है तो उसमें कॉन्टिन्यूस टेंस आता ही नहीं है, तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे भी सींग काट के सी कर देते हैं। अरे मेरे भाई, मैंने बोला था कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आता है। क्या ये कॉन्टिन्यूस टेंस है क्या? यहाँ पे कॉन्टिन्यूस टेंस का क्या मतलब होता है? इज, एम, आर के साथ आईएनजी, ये कॉन्टिन्यूस टेंस है। जब सी का मतलब देखना हो तब उसमें कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आता। बार बार वही बता रहा हूं, क्योंकि वो स्टेट वर्ब होती है। यहां वर्ब की तरीके से यूज ही नहीं हुआ है। ये वर्ब होती तो इससे पहले इज एम आर नहीं होता। तो आई होप मेरा पॉइंट समझ में आया। तो यहाँ पे ये क्या है? एक्चुअल में आफ्टर होता है प्रेपो, और प्रेपो के बाद आते हैं प्रेपो के ऑब्जेक्ट। तो ये V1 ING यहाँ पे नाउन बन के आया हुआ है, जिसे हम जेरेंड कहते हैं। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, ये वर्ब है ही नहीं, तो मतलब ये ठीक लिखा हुआ है। देखने की भी बात हो रही है तब भी सींग शब्द जो है वो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये वर्ब नहीं है बेटा। कॉन्टिन्यूस टेंस में सींग गलत होता है। जैसे मैंने कहा शी इज सीइंग मी, वो मुझे देख रही है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे। अगर अब मुझे सेंस देना है देखने का तो गलत है, शी सीज मी, यूं आएगा। पॉइंट समझ में आया कि नहीं? कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आएगा, ये बस बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है हेयर। हेयर का रियल मीनिंग क्या होता है? सुनना। कौन सी वर्ब है? स्टेट वर्ब है। कौन सा टेंस नहीं आएगा? कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आएगा। क्या उसी लिस्ट में है एक्सेप्शन वाली, जिसमें कभी कभी आ भी सकता है? हाँ भाई। मीनिंग चेंज हो जाता है? हाँ भाई। क्या मीनिंग होता है? सुनवाई करना। अब आप देख लेंगे एक बार जल्दी से। शी इज हेयरिंग अ नॉइज, यहाँ सुनने की बात हो रही है। हिंदी निकालोगे तो सही लगेगा, आवाज सुन रही है, रहा है। तो बच्चों को लगता है इज एम आर आई एन जी, ठीक है, बट गलत है बेटा, ग्रामेटिकली रॉन्ग है। भले ही पढ़ने में, देखने में, सुनने में अच्छा लग रहा हो, ठीक है।
तो सुनने की बात होती है तो कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आता, इज गया, आईएनजी गया, शी के साथ हेयर्स आएगा, सिंगुलर कर दिया। मेरे पिताजी सुन रहे हैं कि तू शिमला जा रहा है, मैंने सुना है कि तू ये कर रहा है, तो सुनने की बात हो रही है, इज गया, आईएनजी गया, माय फादर सिंगुलर है तो हेयर्स आपने सिंगुलर वर्ब लगा दिया। बट नीचे देखेंगे, द जज इज हेयरिंग अ केस टुडे, क्या यहाँ पे इज हेयरिंग ठीक है? एकदम ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हेयर का मतलब सुनना नहीं है, कोर्ट की सुनवाई करने की बात हो रही है, तो इधर कॉन्टिन्यूस टेंस लगा सकते हैं, बोलो हाँ। बट अगला पढ़ने से पहले एक छोटा सा सेंटेंस मुझे बताएंगे कि अब ये सही है कि गलत है। ऑन हेयरिंग द न्यूज शी क्राइड लाउडली, न्यूज सुनते ही वो जोर जोर के रोने लगी। अब आप मुझे बताओ, सुनने की भी बात हो रही है फिर भी आईएनजी फॉर्म यहाँ पे ठीक है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं है। कॉन्टिन्यूस टेंस होता तो इससे पहले इजमार होता। ऑन प्रेपो है, ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट है, V1 आईएनजी यहाँ पे नाउन है जिसे जेरेंड कहते हैं। ये आपको नहीं पता है, जेरेंड आप आगे चल के पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, बट ये तो पता है ना कि ये वर्ब नहीं है, क्योंकि वर्ब होता तो इससे पहले इजमार होता, और अगर इससे पहले इजमार होता और सुनने की बात हो रही होती तो डेफिनेटली रॉन्ग होता, क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस हेयर के साथ नहीं आ सकता जब वो सुनने की बात कर रहा हो, सुनने की, सुनवाई की नहीं, ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, चलिए तो आप मुझे बताइए कि टेस्ट का अगला मीनिंग क्या है। तो जो टेस्ट का रियल मीनिंग होता है, वो रियल मीनिंग आप लोग समझेंगे। टेस्ट का रियल मीनिंग होता है स्वाद, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि सर इसका मतलब होता है चखना, लेकिन वो रियल मीनिंग नहीं है, वो तब वाला मीनिंग है जब उसमें कॉन्टिन्यूस टेंस आता है। तो रियल मीनिंग है किसी भी चीज का स्वाद, द फ्लेवर ऑफ समथिंग, उस केस में ये स्टेट वर्ब है तो इसमें कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज नहीं करेंगे। बट टेस्ट उस लिस्ट में से एक वर्ब है जिसके अंदर कॉन्टिन्यूस टेंस आ सकता है, बट शर्त ये होती है कि मीनिंग चेंज हो जाता है। तो उसका मतलब होता है जानबूझकर किसी चीज को टेस्ट करना, मतलब चखना, चखना नहीं, चखना, तेरे प्यार का रस जरा चखना, वो मखना, वो वाला चखना, ठीक है। चखना तो कुछ हो रही है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे स्ट्यू, स्ट्यू सूप को बोलते हैं। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ जो सूप है वो फैंटास्टिक चख रहा है? नहीं, जो सूप है उसका टेस्ट फैंटास्टिक है, उसका स्वाद, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा है। तो स्वाद का सेंस देना है, उस केस में ये स्टेट वर्ब होता है, कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आता है। स्ट्यू सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ईएस लगा के सिंगुलर बना देंगे। बट ही इज टेस्टिंग द फूड टू सी इफ इट इज ओके, वो फूड को टेस्ट कर रहा है ये देखने के लिए क्या वो सही है। तो टेस्ट कर रहा है, एक्शन हो रहा है, टेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे चखने का सेंस है। तो अगर किसी चीज को इंटेंशनली जानबूझकर चखा जा रहा है तो हम कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज कर सकते हैं। आई होप सभी बच्चों को ये समझ में आ रहा है। अगला है स्मेल। स्मेल का रियल मीनिंग क्या होता है? कुछ बच्चे कहते हैं सूंघना, सूंघना नहीं है। कुछ कहते हैं बदबू, बदबू भी नहीं है। एक शब्द के एक से ज्यादा मीनिंग हो सकते हैं, एक वर्ड एक से ज्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच में हो सकता है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। स्मेल का मतलब खुशबू या बदबू भी होता है, बट वो तब होता है जब वो नाउन होता है। बट अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम स्टेट वर्ब्स पढ़ रहे हैं। तो जब स्मेल वर्ब होती है या स्टेट वर्ब होती है, उस केस में उसका मतलब महकना होता है, तब उसमें कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आता है। बट स्मेल उस लिस्ट में से एक शब्द है जिसमें कॉन्टिन्यूस टेंस आ सकता है। शर्त ये होती है कि मीनिंग चेंज होता है, तो उसका मतलब होता है किसी चीज को जानबूझकर इंटेंशनली स्मेल करना, सूंघना, सूंघना, ठीक है। यू आर स्मेलिंग नाइस, तुम अच्छा सूंघ रहे हो, कोई बात बनेगी? कुत्ते हो क्या, सूंघ रहे हो? नहीं ना। यू स्मेल नाइस, तुम अच्छा महक रहे हो, कौन सा परफ्यूम लगाया, कौन सा डिओ लगाया है? तो महकने का सेंस देना, तो आर नहीं आएगा, आईएनजी नहीं आएगा। यू प्लूरल है तो स्मेल भी कैसी होएगी? प्लूरल ही होता तो स्मेल्स हो जाता। बट जो डॉग है वो स्मेल कर रहा है पिलो को, अब बिल्कुल पिल्लो, ये वो पिल्ले नहीं है, डॉग के पिल्लो को, तकिया, ठीक है। अच्छा वर्ड प्ले हो गया यहाँ पे, खैर। तो जो डॉग है वो स्मेल कर रहा है पिलो को, ठीक है। तो यहाँ अब वो सूंघ रहा है, इंटेंशनली एक्शन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कॉन्टिन्यूस टेंस आ सकता है। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। अपीयर, अपीयर का जो रियल मीनिंग होता है वो है टू सीम समथिंग, लगना, प्रतीत होना, आभास होना किसी चीज का। वो एक स्टेट वर्ब होती है, उसमें कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आता है। बट अपीयर उस लिस्ट में से वर्ब है जिसमें कॉन्टिन्यूस टेंस आ सकता है। शर्त यह है कि मीनिंग चेंज होगा। तो अपीयर का रियल मीनिंग होता है टू कम आउट, उपस्थित होना, टू बी पब्लिश्ड या फिर प्रकाशित होना। जैसे किताब प्रकाशित होती है। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम जो है वो डिफिकल्ट अपीयर हो रहा है, मतलब डिफिकल्ट लग रहा है, प्रतीत हो रहा है, ना कि उपस्थित हो रहा है, ना कि पब्लिश हो रहा है।
एग्जामिनेशन हॉल में बैठे, पेपर सामने आ रहे, बड़ा मुश्किल लग रहा है यार, बहुत मुश्किल लग रहा है, प्रतीत हो रहा है, तो ये वाला सेंस देना। इज नहीं आएगा, आईएनजी नहीं आएगा, स्टेट वर्ब होता है तो एग्जाम सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर। जोई जो है वो खुश प्रतीत हो रहा है, वो स्माइल कर रहा है, खुश है आज, खुश खुश लग रहा है, तो लगने की बात हो रही है। फिर से इज एम आर गया, आईएनजी गया, जॉय सिंगुलर है तो फिर वर्ब भी एस या ईएस लगा के सिंगुलर लगा दी। बट अगर मैं बोलूँ कि जो मेरी नई बुक है वो अपीयर हो रही है नेक्स्ट मंथ, क्या ये सही है? बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे अपीयर का मतलब अब प्रतीत नहीं है, यहाँ पे अपीयर का मतलब प्रकाशित होना है कि मेरी नई बुक पब्लिश हो रही है नेक्स्ट मंथ, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस टेंस ठीक है। जो न्यू आर्टिस्ट है वो अपीयर हो रहा है स्टेज पे, आप अपीयर हो रहे हैं एग्जाम के लिए, ठीक है, यू आर अपीयरिंग फॉर द एग्जाम, तो वहाँ पे प्रेजेंट होना, कहीं जाना, उपस्थित होने की बात हो रही है, तो यहाँ पे इज अपीयरिंग एकदम ठीक है। अभी मैं मिक्स क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। थिंक का अगर रियल मीनिंग पूछा जाए तो बच्चे कहते हैं सोचना, जबकि रियल मीनिंग जो होता है वो विचार करना या विचार देना होता है, टू गिव ओपिनियन, और वो एक स्टेट वर्ब होता है जिसमें कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज नहीं होता है। बट थिंक उस लिस्ट में से एक था जिसमें कॉन्टिन्यूस टेंस आ भी सकता है। कंडीशन ये होनी चाहिए कि मीनिंग चेंज होगा, तब थिंक का मतलब होता है किसी चीज की संभावनाओं पर विचार व्यक्त करना, मतलब कंसिडर करना, किसी चीज की संभावनाओं पर विचार व्यक्त करना मतलब किसी चीज को कंसिडर करना, तब थिंक के साथ हम लोग कॉन्टिन्यूस टेंस लगा सकते हैं। पहला सेंटेंस, आई एम थिंकिंग दैट द कॉफी इज ग्रेट। अब यहां सोचने की बात है, मैं सोच रहा हूं कॉफी अच्छी है, अरे सोच नहीं, अरे मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं, मुझे लगता है कॉफी बहुत बढ़िया है भाई, बहुत अच्छी कॉफी है, जस्ट एक ओपिनियन दे रहा हूं, या तो अच्छी है या तो नहीं है। मैं सोच रहा हूं कॉफी ग्रेट है, सोचने का क्या मतलब है, यहाँ कुछ कंसिडर नहीं करना है, नॉर्मल ओपिनियन देना है। तो जब ओपिनियन देते हैं तो थिंक स्टेट वर्ब होता है, कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आता, एम गया, आईएनजी गया, आई प्लूरल है, सिंगुलर बस एम के और वर्ड्स के साथ होता है आई, बाकी हर जगह प्लूरल होता है तो प्लूरल वर्ब आएगी। वो सोच रहा है कि तुम कामयाब हो जाओगे, कोई बात बनी? अच्छा, कामयाब वो होगा, मतलब कामयाब तुम होगे, सोच वो रहा है, इतना वेला है वो है। अरे उसे लगता है कि तुम कामयाब हो जाओगे, उसे लगता है, विचार दे रहा है, अपना ओपिनियन दे रहा है। ही सिंगुलर है तो थिंक्स आ जाएगा, और विल के बाद ये फर्स्ट फॉर्म है, सक्सीड बता ही दिया था। बट अगर मैं ऐसा बोलूं, आई एम थिंकिंग ऑफ ओपनिंग अ न्यू बिजनेस, में नए बिजनेस को ओपन करने की सोच रहा हूं, अब मैं किसी चीज की संभावना पर विचार व्यक्त कर रहा हूं, मतलब कंसिडर कर रहा हूं, सोच रहा हूं अब मैं, तो उस केस में कॉन्टिन्यूस टेंस आ सकता है। वो चंडीगढ़ जाने की सोच रहा है, वो ये करने की सोच रहा है, एक्शन लेने की कोशिश कर रहा है, तो अब यहाँ पॉसिबिलिटीज को यहाँ पे खंगाला जा रहा है, तो यहाँ अब सोचने की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे कॉन्टिन्यूस टेंस ठीक है। तो अगला है आपका हैव। तो हैव को समझेंगे। हैव का जो रियल मीनिंग होता है वो है किसी चीज का होना या किसी चीज को रखना, ओन या पोजेस होता है, ये भी एक स्टेट वर्ब है, इसमें कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज नहीं करते हैं। बट हैव उस लिस्ट में भी था जिसमें कॉन्टिन्यूस टेंस आ सकता है, तब मीनिंग चेंज होगा, तो इसका मतलब खाना पीना या फिर समय व्यतीत करना। एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने कहा ही इज हैविंग अ ग्रेट फैमिली, उसकी एक ग्रेट फैमिली हो रही है, ये कोई बात बनी? उसकी ग्रेट फैमिली है ना कि हो रही है, ये कोई सेंस नहीं है, कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आएगा, क्योंकि एक्शन नहीं बताना, इन्फॉर्मेशन देनी है, तो ही सिंगुलर है तो हैज लगा देंगे। मैंने कहा कि आई एम हैविंग 3 चिल्ड्रन, मेरे 3 बच्चे हो रहे हैं, कोई सेंस है इस बात का? मेरे 3 बच्चे हो रहे, मेरे 3 बच्चे हैं, ठीक है, ना कि हो रहे हैं, मेरे 3 बच्चे, मतलब मेरे 3 बच्चे नहीं है, मेरे 3 बच्चे हैं, ये एक सेंटेंस है, ठीक है भाई। ये बीच बीच में एक तो अजीब गरीब सेंटेंस आ रहे हैं ना भाई, अजीब गरीब कह रहा हूँ, अजीब गजीब, अजीब गरीब ही बोलते हैं ना ताला शाला चाबी शाबी है, अजीब गरीब, तो सेंटेंस आ रहे हैं, अजीब गजीब तो नहीं होता गजीब तो कुछ भी नहीं होता खैर, तो मेरे 3 बच्चे हैं, ठीक है भाई, और ये सेंटेंस है, तो कॉन्टिन्यूस टेंस हटाओ और सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाओ। तो ही हैज़ अ ग्रेट फैमिली, आई हैव 3 चिल्ड्रन। बट मैं बोलूँ आई एम हैविंग लंच, क्या ये ठीक है? यहाँ पे कॉन्टिन्यूस टेंस ठीक है हैव के साथ, यहाँ ईटिंग का सेंस आ रहा है, आई एम ईटिंग लंच, ही इज स्पेंडिंग गुड टाइम या ही इज हैविंग गुड टाइम दीज डेज, एक ही बात है, तो कॉन्टिन्यूस टेंस आ सकता है। तो क्या आपको सारे क्लियर हैं? सी क्लियर हो गया, हेयर हो गया, टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, अपीयर हो गया, थिंक हो गया और हैव हो गया, ठीक है, सारे शब्द बता दिए मैंने आपको। अच्छा, वैसे स्टेट वर्ब की बात करूं तो आपको पता है लगभग 900 स्टेट वर्ब्स हैं, 900 to 1000, सारी स्टेट वर्ब लिखवा दूं क्या यहाँ पे?
एक तो इतनी ज़्यादा आप याद कर भी नहीं पाओगे, दूसरी करनी भी नहीं है। कौन सा हम पीएचडी कर रहे हैं यहाँ पे, हमें बस वही वही देखनी है जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है। तो जिस भी एग्जामिनेशन में जहाँ जहाँ पे जिस भी जगह पे स्टेट वर्ब से कोई क्वेश्चन आया, मैंने सारी स्टेट वर्ब लिख दी है यहाँ पे, ठीक है। बाकी इक्की दुक्की कोई रह गई होगी तो प्रैक्टिस करते टाइम वो भी आ जाएगी। शुरू हो जाओ, क्वेश्चन बनाओ। आर यू हेयरिंग अ नॉइज? तो यहाँ सुनने की बात हो रही है नॉइज को, तो उसमें कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आता। कॉन्टिन्यूस का मतलब इज एम आर भी नहीं आएगा, आईएनजी भी नहीं आएगा। आता क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, लेकिन यहाँ तो इंटेरोगेशन मार्क है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर आएगा, और वो क्या होता है? डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यू प्लूरल है तो फिर वर्ब भी प्लूरल आएगी, डू। सब्जेक्ट आ गया यू, आगे आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? हेयर। तो सिर्फ हेयरिंग को आईएनजी काट के हेयर नहीं लिखना है, पूरा लिखना है। डू यू हेयर अ नॉइज? इट इज अपियरिंग टू मी दैट माई फ्रेंड्स आर प्लॉटिंग अगेंस्ट मी। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो मेरे दोस्त हैं मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। तो लग रहा है, प्रतीत हो रहा है, स्टेट वर्ब होती है, कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आएगा। इट अपीयर्स टू मी, पहले इजी सेंटेंस देखेंगे फिर थोड़े लेंदी सेंटेंस देखेंगे। तुम बहुत लवेबल पर्सन हो बट मैं तुमसे प्यार नहीं कर रहा हूं, ये क्या बात बनी है ना? मेरे पति मुझसे प्यार नहीं करते, मतलब मेरे पति नहीं, वो कौन है, वो गुत्थी है ना, मेरे पति से कहाँ से आएंगे? तो गुत्थी गुत्थी वाला ही है ना ये, हमारे पति हमको प्यार नहीं करते हैं। यू आर अ वेरी लवेबल पर्सन बट आई एम नॉट लविंग यू। दसो जी क्या आएगा? तो लविंग स्टेट वर्ब है, आईएनजी नहीं आएगा, एम भी नहीं आएगा, नोट लिखा हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस चाहिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जब नेगेटिव बनाते हैं तो डू डज का यूज करते हैं, आई के साथ डू आता है और डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आई डू नॉट लव यू या आई डोंट लव यू, एक ही बात है। ये वही क्वेश्चन है जो सबसे पहले दिखाया था। आफ्टर हिज लास्ट स्विम ही डज नॉट हेयर वेल। जब उसने स्विमिंग करी तो उसके बाद उसे अच्छे सुनाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ सुनने की बात हो रही है और फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे डज के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है, वो तो ठीक लिखा हुआ है। आई थिंक भी तो उसमें था ना, आई थिंक टू टेक हिम टू एन ईएनटी स्पेशलिस्ट। मैं उसे ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास ले जाने की सोच रहा हूँ। किसी चीज की पॉसिबिलिटी को कंसिडर करने की बात हो रही है, सोचने की बात हो रही है, उस केस में यहाँ कॉन्टिन्यूस टेंस आता है। तो आई एम थिंकिंग टू टेक हिम टू दी ईएनटी। ईएनटी मतलब ईयर नोज थ्रोट स्पेशलिस्ट, ठीक है जी। एज इट, और ये अच्छा, ये इट्स यहाँ पे क्या है? ये इट हैज है, क्योंकि आगे V3 है ना, तो V3 के लिए हैज हैव आता है। ये इट इज और इट वॉज नहीं है, इट हैज स्टार्टेड अफेक्टिंग हिम बैडली। तो आई एम थिंकिंग टू टेक हिम टू एन ENT स्पेशलिस्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बनाएंगे। सेंटेंस की लेंथ देख के बिल्कुल भी नहीं घबराना है दोस्तों। शी एंजॉयज द होल प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरिंग, प्रिपेयरिंग, कुकिंग एंड सर्विंग फूड। प्रोक्योर का मतलब ऑब्टेन करना, लेके आना, तो उसे मजा आता है उस पूरे प्रोसेस में। कौन सा प्रोसेस? कि खाना लेके आना, प्रिपेयर करना, फिर कुक करना और फिर फूड को सर्व करने वाले प्रोसेस में। वो डेक्स्ट्रस शेफ है। डेक्स्ट्रस का मतलब स्किलफुल शेफ है वो, और उसकी जो डिशेज होती हैं वो अच्छी महकती हैं और अच्छा स्वाद होता है, ना कि अच्छा सूंघती है और ना कि चखती है। स्टेट वर्ब वाला सेंस देना, वो दूसरे वाला मीनिंग नहीं देना, कॉन्टिन्यूस टेंस वाला। उसकी डिशेज अच्छा महकती हैं और अच्छा स्वाद देती हैं, तो कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आएगा। आईएनजी नहीं होना चाहिए, आईएनजी इज एम आर के साथ नहीं होना चाहिए, इज एम आर भी नहीं होना चाहिए, या तो बी या तो सी। सेंटेंस चल रहा है आपका एंजॉयज प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट टेंस चाहिए। प्रेजेंट टेंस ये रहा और ये रहा, तो मतलब आपका सी आंसर है, बी नहीं है। सेवरली का मतलब होता है स्वादिष्ट, उसकी जो डिशेज हैं बड़ा अच्छा, बड़े डिलीशियसली महकती हैं और टेस्ट होता है उनका बहुत अच्छा। अच्छा, अगर यहाँ एंजॉयड होता तो फिर बी आंसर होता, फिर वो पास्ट में चला जाता, स्मेल्ड और टेस्टेड हो जाता अगर ऊपर एंजॉयड होता तो। और यहाँ पे हाँ, अगर ऊपर एंजॉयड होता तो, या यहाँ पे अगर वो वोज कर देते तो, ठीक है, इसकी जगह तो पास्ट में चला जाता पूरा का पूरा। बट अभी प्रेजेंट में है तो इसलिए हमारा सी आंसर हो गया। ये क्या हो गया? ये वहां पहुंच गई, कोई बात नहीं। I do not think it is right time to bring this topic up as it is very controversial and sensitive. Since they have lunch at the moment, it would be unethical to raise that issue. तो मुझे नहीं लगता कि ये राइट टाइम है इस मुद्दे को उठाने का, क्योंकि ये बड़ा कंट्रोवर्शियल और सेंसिटिव है, क्योंकि वो इस मोमेंट में लंच कर रहे हैं, एक्शन हो रहा है। तो आपको पता है कि अगर एक्शन हो रहा है तो आर हैविंग का आप यूज कर सकते हैं, उसका मतलब ईटिंग होता है।
दे आर हैविंग लंच एट द मोमेंट, और ये अनएथिकल होगा रेज करना। ठीक है भाई, तो ये टाइप आपकी यहाँ पे ओवर होती है। नेक्स्ट टाइप की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलो जी, नेक्स्ट टाइप के पहले आप लोग क्वेश्चन एक बार देखेंगे, जल्दी से नजर डालेंगे, और ये आपके सामने सेंटेंस है। जल्दी से एक बार एरर फाइंड करने की कोशिश करेंगे इसके अंदर। वीडियो को पॉज करके ढूंढिए। ऐसे ही एक बार इस सेंटेंस के अंदर भी आप लोग मुझे बताइए कि कौन सा जो क्लोज है रिप्लेस करेगा इस अंडरलाइन स्टेटमेंट को। जल्दी से बताएंगे भाई। चलिए, आई होप आपने एक बेसिक आइडिया ले लिया होगा। मैं नहीं बता रहा हूँ आपको क्या होगा, मैं यहाँ पे भी नहीं बता रहा हूँ कि आपको क्या आना चाहिए। आप एक काम करिए, खुद पढ़िए, सीखिए, और फिर इन्हीं क्वेश्चंस को जब हम दोबारा देखेंगे तो बताइएगा कि आप बता पा रहे हैं कि नहीं। तो तभी तो पता लगे ना आपने सीखा है कि नहीं सीखा, और लॉजिकली सीखा है कि नहीं सीखा है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, अभी हमने इससे पहले पढ़ा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। बड़े सिंपल सा है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का क्या था? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यहाँ वॉज वर्ब हो जाएगा। तो यूज भी बिल्कुल सिंपल सा है। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस ऐसे एक्शंस के लिए यूज होता था जो अभी क्षण में जारी हैं, अभी मूवमेंट में कॉन्टिन्यू है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस कब यूज होगा? ऐसे एक्शंस जो पास्ट में कॉन्टिन्यू थे, पास्ट में चल रहे थे, एक्शंस कॉन्टिन्यू इन पास्ट। जैसे वहां पे था आई एम टीचिंग, तो यहां हो जाएगा आई वॉज टीचिंग। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, सिंगुलर के साथ वॉज आता है, प्लूरल के साथ वर आता है। और वो याद है, आई के साथ एम और वॉज का यूज करते हैं, तो यहाँ पे आई अपने साथ वॉज लेता है, वर नहीं, ध्यान रखिएगा। तो आई ही शी इट, आई ही शी इट के साथ वॉज आता है, यू वी दे के साथ वर आता है। ठीक है, तो वहां था आई एम टीचिंग, यहां हो जाएगा बेटा आई वॉज टीचिंग। वहां था वी आर राइटिंग, तो यहां हो जाएगा वी वर राइटिंग। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा था। हम लिख रहे हैं, हम लिख रहे थे, है ना। वी वर राइटिंग, वी आर बोलेंगे तो अभी प्रेजेंट हो जाएगा, वी वर मतलब पास्ट। वहां पे था द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ है द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट, पास्ट में वो खेल रहे थे। तो ये तो सबसे बेसिक सा यूज है कि कोई एक्शन पास्ट में कंटिन्यू है तो आप उसके अंदर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। बट यहां से मुद्दे की बात शुरू होती है। ऐसे एक्शंस जो कि पास्ट में पैरेलली कंटिन्यू होते हैं, उनके अंदर भी हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि पैरेलल का क्या मतलब होता है। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब है समानांतर। और चीजें समानांतर कब होती है? जब मिनिमम कितनी चीजें होंगी? 2 होंगी। तभी तो बोलेंगे ना ये वाली चीज इस वाली चीज के पैरेलल है। तो 2 चीजें साथ साथ जब हो रही होती है उसको हम कहते हैं कि ये चीज पैरेलल हो रही है। तो ऐसे ही पास्ट में जब 2 एक्शन एक साथ कंटिन्यू हो, जब 2 एक्शन एक साथ कंटिन्यू हो, तो दोनों के दोनों में हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं, मतलब वो पैरेलली पास्ट में कंटिन्यू थे। आई होप मेरा पॉइंट सभी को समझ में आ गया। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूं कि जब मैं ऑफिस का काम कर रहा था, मेरी वाइफ ये कह लीजिए नोवेल पढ़ रही थी। तो यहाँ पे 2 एक्शन एक साथ हो रहे थे पास्ट में, दोनों पैरेलली कंटिन्यू थे, तो दोनों के दोनों में पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होना चाहिए। अगर आप यहाँ देखेंगे सेंटेंस लिखा हुआ है व्हाइल माई सिस्टर वाज सिंगिंग आई हैड बीन स्लीपिंग। अगर आप इसकी हिंदी निकालोगे तो यही हिंदी निकलेगी, जब मेरी सिस्टर गाना गा रही थी तो मैं सो रहा था। क्योंकि कहीं ना कहीं ये हैड बीन जो होता है, आगे चल के हम लोग ये पढ़ेंगे, हैड बीन स्लीपिंग, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। ये पढ़ेंगे हम आगे चल के। ये भी यही सेंस देता है कि कोई काम पास्ट में हो रहा था। बट हमें ग्रामेटिकली चलना है कि अगर कोई 2 एक्शन पैरेलली एक साथ कंटिन्यू है तो दोनों में पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आना चाहिए। और यहाँ वाइल हमें यह सेंस देता है कि दोनों एक साथ कंटिन्यू थे, कि जब मेरी सिस्टर गाना गा रही थी तो मैं सो रहा था। तो इधर तो पास्ट कॉन्टिन्यूस है बट इधर नहीं है, इधर नहीं है, तो यहाँ तो था ही और यहाँ पे भी लगा दिया। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया। अब आप सोच रहे होंगे इसका क्या यूज है सर हैड बीन स्लीपिंग का? ये बेटा आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, आप निश्चिंत रहिए। बोलो हम, जरूरी नहीं है कि वो सेकंड पार्ट के अंदर मिस्टेक देगा, वो फर्स्ट पार्ट के अंदर भी दे सकता है, जैसे कि यहाँ पे उसने फर्स्ट पार्ट में दिया है व्हाइल आई हैड बीन राइटिंग दिस चैप्टर माय फ्रेंड वाज वाचिंग टीवी। जब मैं ये चैप्टर लिख रहा था तब या पढ़ रहा था, जब उस समय मेरा जो फ्रेंड है वो टीवी देख रहा था। तो 2 एक्शन एक साथ कंटिन्यू है, व्हाइल हमें ये सेंस दे रहा है, तो दोनों में पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होना चाहिए। सेकंड वाले क्लोज में तो है बट इस वाले क्लोज में नहीं है, तो यहाँ पे भी आप लोग लगा देंगे। हालांकि एग्जामिनेशन में ये बहुत आपको रेयर देखने को मिलता है कि ऐसे एक्शंस जो पास्ट में एक साथ कंटिन्यू होते हैं, ऐसे सेंटेंस रेयर देखने को मिलते हैं, बट कभी आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। बट एग्जामिनेशन में चांसेस कम है। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे क्यों बताया? क्योंकि
अक्सर हमें ऐसी चीज़ें रीडिंग में दिख जाती हैं, तो आपको वहाँ सेंस आना चाहिए, ठीक है। ये है सबसे इंपॉर्टेंट पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का, सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग एंड शॉर्ट एक्शन। यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादातर क्या, अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से पूछेगा तो अधिकतर क्वेश्चन यहीं से पूछेगा बेटा। क्लियर? क्या है ये लॉन्ग और शॉर्ट एक्शन, इसको समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। मान लो कि पास्ट में कोई काम हो रहा है, चल रहा है कोई काम, और उसी काम के चलते चलते अचानक से पास्ट में कोई और काम हो जाए। कोई एक्शन पास्ट में चल रहा था और अचानक से एक और काम हो गया, तो जो पास्ट में काम चल रहा था उसे हम लोग नाम देते हैं लॉन्ग एक्शन। कौन सा? लॉन्ग एक्शन। और जो अचानक से एकदम से उसी के चलते चलते हो गया पास्ट में ही, उसे हम लोग नाम देते हैं शॉर्ट एक्शन। दूसरी बात यह कि ये एक्शन पास्ट में चल रहा था, नाम तो आपने इसे लॉन्ग एक्शन दे दिया, बट ऐसे एक्शन जो पास्ट में कंटिन्यू थे, उसके अंदर पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। अभी देख के आए बेसिक में, तो लॉन्ग एक्शन में हम लोग कौन सा टेंस मतलब कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे? वही पास्ट कंटिन्यूस टेंस वाला, वॉज वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। बट इसी काम के चलते अचानक से एक और एक्शन हो गया, पास्ट में हुआ, ये भी पास्ट में, तो इसके अंदर हम लोग यूज करते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो अगर आपको ऐसा कभी स्ट्रक्चर दिखे कि कोई काम चल रहा है, चलते चलते अचानक से एक और काम हो गया, तो आपको यहाँ पे मेंटेन करने हैं दोनों स्ट्रक्चर्स की नीचे। मतलब लॉन्ग एक्शन में होना चाहिए वॉज वर आईएनजी, शॉर्ट में होना चाहिए V2। वो उल्टा पुल्टा करके देगा, डिस्टोर्ट करेगा, कोई और टेंस लगा के देगा। आपको चेक करना है क्या ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको टेंस लगा देना है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, एग्जांपल देखेंगे। मैंने कहा जिस समय मैं टीवी देख रहा था तब मेरे पापा आए। मतलब मैं टीवी देख रहा हूँ, टीवी देखने का काम चल रहा है, सामने टीवी है, मैं टीवी देख रहा हूँ, आधा घंटा हो गया, फिर मेरे पापा आ गए। तो ये काम चल रहा था, अचानक से एक और हो गया, ये काम चल रहा था, बीच में एक और शॉर्ट हो गया। जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तब ड्राइवर आया। तो न्यूज़पेपर पढ़ने का काम चल रहा है, पढ़ रहा हूँ भाई, लॉन्ग एक्शन है, और वो आ गया बीच में एकदम से, तो वो शॉर्ट एक्शन हो गया। आप इसे एक रिलेटेबल एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। आपने डेली सोप देखे होंगे स्टार प्लस पे, जी टीवी पे, सोनी चैनल पे। डेली सोप मतलब ये संध्या बिन्नी टाइप जो शोज होते हैं, दिया बाती, ससुराल सिमर का, है ना, और भी दुनिया भर के हैं। क्लियर? तुलसी में तेरे आंगन की, या रिश्ता क्या कहलाता है, ये जितने भी हैं। तो इसमें आपने देखा होगा कि बहुत सस्पेंस बना के रखते हैं हर चीज़ के अंदर, क्योंकि सस्पेंस नहीं बनाएंगे, एक एपिसोड को दूसरे से लिंक नहीं करेंगे, आखिरी में धूमतना नहीं करेंगे, एपिसोड को ऐसे ख़त्म नहीं करेंगे, कोई क्लिफ हैंगर नहीं छोड़ेंगे, तो फिर देखेंगी कैसे? औरतें ज़्यादातर वही उत्सुक रहती हैं इनको देखने में, है ना। तो आपने इसमें ऐसा सिनेरियो अक्सर देखा होगा। कैसा सिनेरियो? कि शादी हो रही है, मान लो उस नाटक के अंदर जो मेन हीरो हीरोइन है, एक्टर है जो मेन, मतलब जिसके ऊपर मान लो पूरा शो बेस्ड है, ठीक है, उनकी शादी हो रही है, और भाई मस्त माहौल बना हुआ है, पीछे सालियां चिल्ला रही हैं, जीजू जीजू जीजू, वो अभी वरमाला पहनाने वाला है, वो भी एक दूसरे को बस वरमाला पहनाने वाले हैं ना, मस्त माहौल चल रहा है एकदम से। इतने में पुलिस आ जाती है। तो पुलिस आ जाती है तो सबका मतलब ध्यान जो है एकदम से गेट की तरफ, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ऐसे 3 बार नहीं दिखाते वो। तो फिर पुलिस आती, कहती है कि ये जो दूल्हा है ना भाई, इसने कुछ कर दिया है, मतलब कोई भी क्राइम या कुछ भी उसके नाम लगा देते हैं ऐसे कि भाई इसने ये किया हुआ, और उसको उठा के ले जाते हैं। फिर सस्पेंस बनाने के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं ये शो वाले। तो भाई इस बात को ना फिर 1 महीना हो जाता है। 1 महीने बाद सास जो होती है उसकी, उससे पूछा जाता है, उस लड़के की सास जो होती है उससे पूछा जाता है भाई क्या हो गया था? तो वो कहती है कि हम सब ना पार्टी को एंजॉय कर रहे थे, मज़ा आ रहा था पूरा, और फिर पुलिस आ गई बीच में। हम सब पार्टी को एंजॉय कर रहे थे जब पुलिस आई, हम सब पार्टी को एंजॉय कर रहे थे जब पुलिस आई। तो हम सब पार्टी को एंजॉय कर रहे थे, जीजू जीजू है तो पार्टी एंजॉय हो रही थी, लॉन्ग एक्शन है। फिर एकदम से पुलिस के आने का शॉर्ट एक्शन हो गया। आई होप पॉइंट समझ में आ गया कि लॉन्ग एक्शन जो होगा जीजू जीजू वाला, मतलब पार्टी को एंजॉय करने वाला, उसमें वॉज वर आईएनजी लगाएंगे, और जो पुलिस आने वाला होगा उसमें आप वीजू लगाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए जल्दी से देखेंगे एक बार, इसमें मुझे बताएंगे कौन सा लॉन्ग है और कौन सा शॉर्ट है। आई वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन द डिलीवरी बॉय अराइव्ड। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे लॉन्ग एक्शन है, आई वॉज रीडिंग अ बुक, और फिर डिलीवरी बॉय आ गया तो ये शॉर्ट एक्शन है। लॉन्ग एक्शन में आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आना चाहिए, क्या है? वॉज वर आईएनजी है। बट शॉर्ट एक्शन में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आनी चाहिए, क्या है?
डिलीवरी बॉय सब्जेक्ट है, अराइव्ड उसकी वर्ब है, तो मतलब ये एकदम ठीक लिखा हुआ। बट अगर वो हैड अराइव्ड लिख के दे देगा जानबूझ के, एक और पास का स्ट्रक्चर, ये पास परफेक्ट होता है, ये लिख के दे देगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके यूज अलग हैं, वो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। तो आई होप मेरा पॉइंट सभी बच्चों को समझ में आ गया। जैसे एक बार इस एग्जाम्पल को देखेंगे कि जब तूफान आया वो सो रहे थे, तो सोना आपका लॉन्ग एक्शन हो गया ना, और फिर तूफान आ गया भाई बीच में, वो सो रहे थे, सोते सोते तूफान आ गया, तो ये शॉर्ट एक्शन है। शॉर्ट एक्शन में V2 आता है, क्या V2 है? हाँ जी, हिट की तीनों फॉर्म सेम होती है, हिट हिट हिट, तो V2 है। बट लॉन्ग में तो वॉज वर ING नहीं है, तो ये हटाया और वॉज वर ING लगा दी। अब आप इसे पैरेलल एक्शंस मत कंसिडर कर लेना कि हम सो रहे थे, तूफान आ रहा था, दोनों साथ साथ हो रहे थे तो ये कंसिडर में, ये साउथ की मूवी नहीं है भाई यहाँ पे, तो आप इसको कॉन्सेप्चुअली समझेंगे, ठीक है। चलो, ज़्यादातर क्वेश्चन जो मैंने बोला कि लॉन्ग और शॉर्ट वाले से आते हैं, तो मैं सारे उसी के एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप बताएंगे इनके अंदर क्या मिस्टेक है। जल्दी से शुरू हो जाएंगे। ही फाउंड द गोल्ड कॉइन एज ही क्लीन्स द फ्लोर। जब वो फ्लोर को साफ कर रहा था तब उसको सिक्का मिला, तो ऑफ कोर्स ये वाला लॉन्ग एक्शन होना चाहिए और सिक्का मिलने वाला शॉर्ट होना चाहिए, क्योंकि वो साफ कर रहा है, पोंछा लगा रहा है ना, मॉप कर रहा है, उसके बाद साफ करते करते अचानक से मिल गया, तो लॉन्ग एक्शन में वॉज वर ING आना चाहिए, है नहीं है, तो वॉज क्लीनिंग होना चाहिए, और इधर V2 होना चाहिए, इधर V2 है। तो सेंस पकड़नी है आपने कि पैटर्न फॉलो है कि नहीं। ही फाउंड द गोल्ड कॉइन एज ही वाज क्लीनिंग द फ्लोर। वी वर स्टिल स्टैंडिंग इन द क्यू व्हेन द फिल्म वाज बिगिनिंग। हम अभी भी लाइन में खड़े थे जब फिल्म शुरू हुई, मतलब आप पहले से ही लाइन में खड़े थे और आप खड़े ही हैं भाई, आपको टिकट ही नहीं मिली और फिल्म शुरू हो चुकी है। तो ये काम चल रहा था लाइन में खड़े होने का, फिर एकदम से दूसरा काम हो गया। तो लाइन में खड़े होने वाला आपका लॉन्ग एक्शन है, उसमें वॉज वर ING आना चाहिए, बट फिल्म शुरू एकदम से होगी, उसमें सेकंड फॉर्म आना चाहिए, तो फिल्म आपका सब्जेक्ट है और यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। बिगिन की सेकंड फॉर्म क्या होती है? बिगिन, बिगेन, बिगन, सेकंड फॉर्म होती है बिगेन, ठीक है, बिगिन, बिगेन, बिगन, तो व्हेन द फिल्म बिगेन। राधिका वॉज हरिड टू द स्टेशन व्हेन शी डैश्ड अगेंस्ट द ट्रक। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे राधिका जो है वो भागी चली जा रही थी, दौड़ी चली जा रही थी, फिर एकदम से जाके वो टकरा गई। तो भागने वाला, दौड़ने वाला जो है वो आपका लॉन्ग एक्शन है, टकराने का शॉर्ट एक्शन है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ये लॉन्ग है और ये आपका शॉर्ट है, बोलो हाँ। तो लॉन्ग में वॉज वर ING आना चाहिए, यहाँ पे नहीं है, तो आप हरिंग यहाँ पे कर देंगे। क्या बात समझ में आई? राधिका वॉज हरिंग, और यहाँ पे टकराने वाला शॉर्ट है, तो फिर आप यहाँ पे V2 का यूज कर लेंगे, व्हेन शी डैश्ड अगेंस्ट द ट्रक, ठीक है जी। इसको बताएंगे। राहुल अटेम्प्ट टू ओपन द अम्ब्रेला व्हेन हर स्पेक्टिकल्स हर स्लिप्ड ऑफ एंड फेल डाउन। या राहुल ही तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, हिज कर लो यहाँ पे। या हो सकता है कि वो ओपन करने की कोशिश कर रहा हो और चश्मे किसी और के गिरे हो। खैर कोई बात नहीं, आप हिज कर लो यहाँ पे। हम ये मान लेते हैं कि राहुल ही ट्राई कर रहा था और राहुल के ही चश्मे गिर गए, ठीक है। तो राहुल अटेम्प्ट टू ओपन द अम्ब्रेला। अब देखो ये अम्ब्रेला है, मैं ऐसे खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे ओपन कर रहा हूँ, लगा पड़ा हूँ इसके अंदर, ये लॉन्ग एक्शन है। फिर एकदम से हाथ लगा, चश्मे उड़े और नीचे गिर गए ठां करके, तो ये शॉर्ट हो गया। अब आप ऐसा मत सोचना कि वो इसने ऐसा ट्राई कर रहा था अम्ब्रेला, फिर हाथ लगा, फिर चश्मे यूं उड़े और यूं घूमते हुए पता नहीं ऐसे बिल्कुल जा रहे हैं, जैसे साउथ की मूवी दिखा रहे हैं, फिर नीचे गिरा कांच और फिर उसके चिथड़े उड़ गए, फिर ऐसे उड़ते हुए आ रहे हैं। वो इमेजिन नहीं करना है, ध्यान रखना है इस चीज़ को, क्लियर। तो आपको सिंपल समझना, वो ट्राई कर रहा था, इसमें लगा हुआ था और एकदम से हाथ लगा, उड़ के नीचे गिर गए। तो ट्राई करने वाला जो था, अटेम्प्ट करने वाला, वो लॉन्ग एक्शन है, चश्मा उड़ के नीचे गिरने वाला ये आपका शॉर्ट है। एक दिन मुझे याद आ रहा है, मैं क्लास में ये समझा रहा था और असली में मैं ऐसे एक्शन करके दिखा रहा हूँ, मेरा हाथ ही मेरे चश्मे पे ऐसे लगा, दूसरा चश्मा था मेरे पास उस टाइम पे, फ्रेमलेस था, तो वो मेरा हाथ ही लगा और उड़ के ठा। वो तो पता नहीं उस दिन टूटा नहीं, उसमें शायद मटेरियल थोड़ा सा प्लास्टिक यूज़ होता है, कौन सी क्वालिटी थी लेंस की मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बट टूटा नहीं वो। तो ज़्यादा ही मतलब तगड़ा कोइंसिडेंस हो गया है, आज नहीं होने दूंगा मैं। मुझे ध्यान आ जाती है जब भी ये बात मैं समझा रहा होता हूँ। तो राहुल वॉज अटेम्प्टिंग हो जाएगा ना बेटा, लॉन्ग एक्शन है ना, तो राहुल वॉज अटेम्प्टिंग लिख दूं यहाँ पे, राहुल वॉज अटेम्प्टिंग, क्योंकि पता नहीं मेरी एक तो आदत है एक्शन कर करके समझाने की, मुझे लगता है कि बच्चों को समझ में आएगा नहीं है ऐसे वरना बोर से हो जाते हैं बच्चे भी है। सर पूरा डेमो देते रहे अच्छे से।
चलो, राहुल वॉज अटेम्प्टिंग टू ओपन द अम्ब्रेला व्हेन, अच्छा दूसरा शॉर्ट है ना, ध्यान से देखो, तो स्पेक्टिकल्स स्लिप्ड ऑफ, मतलब एकदम से स्लिप किए और गिर गए, तो यहाँ पे भी देखो V2 है, और इधर भी फेल डाउन में फॉल फेल फॉलन V2 है, तो मतलब सही लिखा हुआ है। He used to walk along the road when a wild and ferocious dog knocked him down. तो वो रोड के साथ साथ जा रहा था जब एक खूंखार और जंगली कुत्ते ने उस पर अटैक किया। नॉक हिम डाउन का मतलब अटैक करना। तो जैसे मान लो कि ये गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी है, जैसे अब यहाँ गाड़ी के नीचे इधर मान लो, इधर शेरू बैठा है, यहाँ मान लो, चलो शेरू बैठा है, और इधर से एक लड़का अपना लहराते हुए मंडराते हुए जा रहा है, रास्ते से जा रहा था, भेलपूड़ी खा रहा था, ठीक है, और यहाँ गाड़ी के नीचे था शेरू, पता नहीं उसको क्या दिखा, तो इसके ऊपर उसने अटैक कर दिया। तो वो अपना जा रहा था और एकदम से उसने अटैक कर दिया, तो जाने वाला जो है वो आपका लॉन्ग एक्शन हो गया और अटैक करने वाला आपका शॉर्ट हो गया। बोलो हाँ। तो लॉन्ग एक्शन में वॉज वर ING आना चाहिए, तो ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड आ जाएगा ना, ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड व्हेन अ वाइल्ड एंड फेरोशियस डॉग नॉक्ड, दूसरे में सेकंड फॉर्म होना चाहिए, नॉक हिम का मतलब उस पर झपटा मारना और उसे नीचे गिरा देना, ठीक है। शी वॉज ट्राइंग टू, ये वही क्वेश्चन आ गया जो सबसे पहले दिखाया था, शी वॉज ट्राइंग टू फिगर आउट विच ड्रेस टू चूज व्हेन हर मदर हैड रंग द डोरबेल। वो ट्राई कर रही थी ये कोशिश करने की कौन सी ड्रेस चूज करूं, इतने में उसकी मदर आई और उसने डोरबेल बजा दी। यहाँ पे देखो आपको सेंस से करना पड़ेगा, मैंने बोला था ना कुछ कुछ जगहों पे आपको मीनिंग का यूज भी करना पड़ेगा, तो ये जनरली मीनिंग से ही और पैटर्न से ही हो रहे हैं, तो पैटर्न पकड़ना है आपने। तो वो कपड़े चूज कर रही है, ये पहनूं वो वाली साड़ी की, ये वाली साड़ी इस रंग की नहीं उस रंग की, ये वाला पिंक नहीं बेबी पिंक वाला है ना, और इतने में फिर मदर आई, घंटी बजाई टिंग टोंग, तो ये शॉर्ट एक्शन हो गया। तो ऑफ कोर्स ड्रेस चूज करने वाला मैं ना भी बताता तब भी आपको पता है कि ये लॉन्ग एक्शन ही है, जल्दी नहीं हो सकता ये काम। और फिर मम्मी आ गई और घंटी बजा दी, तो ये वाला आपका शॉर्ट हो गया। तो वॉज ट्राइंग ठीक है, यहाँ पे हैड रंग गलत है, रिंग रैंग रंग, तो रैंग सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, हैड तो आता नहीं है, ये थर्ड फॉर्म थी, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, रिंग रैंग रंग। ये वही क्वेश्चन जो सबसे पहले दिखाया था। He was strolling in the neighborhood minding his own business. टहल रहा था नेबरहुड में अपने काम से काम रखते हुए, जब ओल्ड लेडी ने उसके साथ आर्ग्यू करना शुरू कर दिया। तो अपना काम से काम रखते हुए जा रहा था, फिर इतने में एक ओल्ड लेडी ने आर्ग्यू करना शुरू किया, तो ये वाला आपका शॉर्ट एक्शन होना चाहिए। शॉर्ट में आपका V2 आना चाहिए, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है नहीं, सिर्फ यहाँ पे है, तो मतलब B आंसर है, क्योंकि A में इज स्टार्टेड है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और वो जो था परप्लेक्स हो गया, परप्लेक्स का मतलब बैफिल्ड हो गया, कंफ्यूज हो गया, ठीक है, उसके बिहेवियर को देख के। चलिए जी, आई होप आपको ये वाला टेंस भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगले टेंस पे आगे चलते हैं। अगला जो टेंस है ना बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का है। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों सर? आप देख रहे हैं हमने टेंस आधे घंटे के, पौने घंटे के भी टेंस हमने देखे हैं, लगाया हमने टाइम। सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो काफ़ी टाइम लगा, शायद 1 घंटा लग गया था। तो हम अब इसको 2 मिनट में क्यों ख़त्म कर दे रहे हैं भाई, ये क्या चक्कर है? तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि हमें एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों को लेके चलना है, ठीक है। एग्जाम रेलेवेंसी क्या है, एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो हम चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते थे, बट इसे स्किप नहीं करेंगे। बेसिक इसकी इन्फो हम लोग गेन करेंगे, ताकि अगर कल को इससे रिलेटेड कोई सेंटेंस कहीं पे लिखा हुआ दिखाई दे तो वो हम समझ पाएँ, उसकी सेंस एटलीस्ट डेवलप कर पाएँ, कॉम्प्रिहेंड कर पाएँ, ठीक है। एग्जामिनेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। चलिए, तो क्या स्ट्रक्चर है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। ये विल शैल का चक्कर तो मैंने आपको समझा ही दिया था, तो वहाँ वही सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होगी, ठीक है। अच्छा, इससे पहले हमने पास्ट पढ़ा, उससे पहले हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा। मैं आपसे पूछूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या था, तो आप बोलोगे ऐसे एक्शन जो अभी कॉन्टिन्यू है। पास्ट कॉन्टिन्यूस क्या था? ऐसे एक्शन जो पास्ट में कॉन्टिन्यू थे। तो फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस क्या होगा? ऐसे एक्शन जो कि फ्यूचर में भी कॉन्टिन्यू होंगे। दैट इज इट। मैंने कहा आई एम प्लेइंग हॉकी, आई एम प्लेइंग हॉकी तो अभी प्रेजेंट में कॉन्टिन्यू है। आई वॉज प्लेइंग हॉकी तो ये पास्ट में कॉन्टिन्यू था। आई शेल बी प्लेइंग हॉकी तो ये फ्यूचर में भी मैं खेलता रहूंगा। बस सिंपल सी बात है। ऐसे एक्शन जो फ्यूचर में भी कॉन्टिन्यू रहेंगे उनके अंदर हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। वो होता है विल शेल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। जैसे ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो मॉर्निंग, तो वो कल सुबह क्रिकेट खेल रहा होगा, फ्यूचर में ये एक्शन कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो इसको आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा मीनिंग से, क्योंकि इसके अंदर कोई कॉन्सेप्चुअल बात है ही नहीं सीखने वाली, ना कोई क्वेश्चन बनता है। एट दिस टाइम टुमारो, कल जो है आई शैल बी वॉचिंग अ फिल्म, मैं एक मूवी देख रहा हूँ। इस समय मैं एक मूवी शायद देख रहा हूँ।
तो फ्यूचर में ये काम चल रहा होगा तो शैल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो बस आपको मीनिंग पता होना चाहिए, मीनिंग के अलावा आपको कुछ भी नहीं सीखना है। और स्ट्रक्चर याद रखिएगा, विल शैल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी।